नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। सभी विद्यार्थी इस लाइव सेशन में जुड़ जाइए और बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ाई को प्रारंभ कीजिएगा। ठीक है। चलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कोटा की धरती से राम राम। गुड मॉर्निंग। नहीं भाई लक्ष्मण यादव, आप अपना नंबर शेयर नहीं कर सकते। रिपोर्ट क्या आप आपस में नंबर डिस्कशन के लिए शेयर नहीं कर सकते, ये उचित नहीं होता है। चलो, सब विद्यार्थी जुड़ गए हैं, आगे शुरू करते हैं क्लास को। बढ़िया तरीके से पढ़ना है, आनंद के साथ चीज़ों को पूरी तरीके से समझते हुए चलना है। ठीक है, तो फिर करते हैं आज की क्लास का आगाज या शुरुआत। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है? एम्पलीफायर। एम्पलीफायर इट मीन्स प्रवर्धक। एम्पलीफायर को कहते हैं प्रवर्धक। यदि मैं आपको सिंपल भाषा में आपको बताऊं कि एम्पलीफायर किससे कहते हैं, तो आप कहेंगे सर आयाम बढ़ाना। आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड, आयाम को बढ़ाना। आयाम को बढ़ाते क्यों हैं? तो देखो कि जैसे मान लो सामने 10-20 लड़के बैठे हैं, तो मैं आराम से बोलूँगा, बच्चे सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सामने 1000 बच्चे बैठे हैं तो सबको तो मैं सुना नहीं पाऊंगा। तो इसलिए उस समय मैं लगाता हूँ एम्पलीफायर, जो मेरी आवाज़ को बढ़ाते एम्पलीफाई करते हैं ताकि सब जगह पहुँच जाए। तो एम्पलीफायर क्या किया एम्पलीफायर ने? जैसे हमारे पास ये सिग्नल है, तो उसने इस सिग्नल को ऐसे बदल दिया, तो सिग्नल का क्या कर दिया? आयाम बढ़ा दिया, यानी निम्न आयाम के सिग्नल को उच्च आयाम में परिवर्तित कर दिया। वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल कर रहा है। जो सिग्नल वीक है, एक तरीके से आप कह सकते हो ना, वीक सिग्नल को किस में बदल रहा है? स्ट्रॉन्ग सिग्नल में। ठीक है, ये वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदल रहा है। तो ये हमारे पास है आयाम को बढ़ाना और वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल बदलना। ये हमारे पास किसका काम है? एम्पलीट्यूड का या प्रवर्धक का। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सोल्व हो पा रहा है, कोई चिंता नहीं। रुको, आप मत लगाओ, महिपाल को करो फोन, वो इस आईडी के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है। भाई 1 मिनट रुकना, आपकी क्लास तो चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे कमेंट दिखना बंद हो गए। आईडी को ठीक है, चलो तब तक मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपको क्लास तो लगातार चल ही रही है। क्या हुआ? है हो गया? अब छेड़छाड़ नहीं होगी? चलो ठीक है। तो वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल बदलने का कार्य किसका होता है? एम्पलीफायर का होता है। एम्पलीफायर क्या क्या बढ़ाता है? ये वोल्टेज का भी एम्पलीफाई करता है,
ये धारा को भी एम्पलीफाई करता है, ये शक्ति को भी एम्पलीफाई करता है, तीनों को। लेकिन आप देखो एक ट्रांसफॉर्मर होता है, सुना होगा, ट्रांसफॉर्मर भी एम्पलीफायर की तरह कार्य करता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर केवल वोल्टेज को बढ़ा सकता है या धारा को भी बढ़ा सकता है, परंतु पावर को नहीं बढ़ा सकता। तो इसलिए ट्रांसफॉर्मर और एम्पलीफायर में एक फ़र्क तो ये हो जाता है कि एम्पलीफायर पावर का भी गेन बढ़ा देता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर है जो पावर का गेन नहीं बढ़ा पाता है। ये इसके अंदर एक मुख्य अंतर भी हो जाता है। एम्पलीफायर के अंदर हम मुख्यतः कौन सा ट्रांजिस्टर काम में लेते हैं भाई, ध्यान से देखना। एम्पलीफायर के अंदर मुख्यतः जो ट्रांजिस्टर काम में लिया जाता है वो है कॉमन एमिटर। कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर का उपयोग लेते हैं। तो कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर का उपयोग सबसे ज़्यादा क्यों लेते हैं, इसका दो कारण हैं। एक तो है इनपुट तथा आउटपुट के बीच फेज कितना डिग्री होता है, तो आप कहोगे 180 डिग्री। और दूसरा हमारे पास होता है कि जो कॉमन एमिटर होता है ना, इसका गेन होता है वो उच्च होता है। गेन क्या होता है, उच्च। गेन के बारे में अभी देखेंगे। और 180 डिग्री फेज अंतराल को दूसरा नाम हम देते हैं इनवर्ट फेज। क्या नाम देते हैं, इनवर्ट फेज नाम देते हैं, इनवर्ट फेज देते हैं, ठीक है। तो ध्यान देखो, एम्पलीफायर का मतलब क्या होगा, आयाम को बढ़ाना। आयाम को बढ़ाने का मतलब क्या होगा, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल बदलना। ये वोल्टेज को भी बढ़ाएगा, धारा को भी बढ़ाएगा और शक्ति को भी बढ़ाएगा। यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर मुख्यतः काम में लिया जाता है वो कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर काम में लिया जाता है। कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर को ही काम में क्यों लिया जाता है, इसके दो मुख्य कारण होता है। एक तो इनपुट और आउटपुट के बीच फेज अंतराल कितना देगा, 180 डिग्री, और ये इसका गेन भी क्या होगा, उच्च होगा। जो 180 डिग्री फेज अंतराल होता है ना, तो उस 180 डिग्री हम कहते हैं इनवर्ट फेज। क्या कहते हैं, इनवर्ट फेज। ये बात आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। और एक ट्रांसफॉर्मर के बारे में बताएं। ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज बढ़ा सकता है, घटा सकता है, धारा बढ़ा सकता है, घटा सकता है, लेकिन पावर को बढ़ाना और घटाना ये कार्य नहीं करता है। इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, तो आप कहोगे पावर को बढ़ा नहीं सकता। ये एम्पलीफायर और ट्रांसफॉर्मर में अंतर होगा। क्लियर है? तो चलो फटाफट नोट करो। फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं तो रीजनिंग क्लास कौन सी भाई खेमचंद? किसके बाद क्या है, के बाद पता नहीं, मैं तो समझा नहीं कहाँ किसके बाद पूछा है। नरेंद्र चौधरी, आपकी बात तो आपकी ठीक है, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं अभी। उसमें क्या है कि हमारा बैंडविड्थ कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है,
और एक तो ये, दूसरा है कि इसमें क्या है कि एक दिन में बैच में अपनी यहाँ टोटल ऐप के ऊपर क्लासें चल रही है सभी फैकल्टियों की मिलाकर 12 या 13 घंटा अभी लाइव चल रही है एट ए टाइम। 13 घंटा है शायद तक, जिसमें 5 घंटा मेरी होती है और इस प्रकार अलग अलग होती है। टोटल 13 घंटा लाइव चलती है। जो टोटल 13 घंटा लाइव चलती है तो उसको क्या है कि वो एनक्रिप्टेड नहीं हो पा रहा है। दिक्कत वो आ रही है क्या कि हर वीडियो को एनक्रिप्टेड होने में टाइम लगता है, फिर वो लाइन में चलता रहता है, इस कारण तब तक कुछ भी नहीं कार्य होता है उस वीडियो में। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए वो नहीं कर पा रहे हैं। आजकल चेहरा उतरा सा लग रहा है आज। नहीं, चेहरा कुछ नहीं उतरा हुआ है, चेहरा एकदम तैयार है, स्वास्थ्य भी ठीक है। थोड़ा सा दर्द था कान में, तो अब थोड़ा ठीक हुआ है। लास्ट वाला समझा दो। लास्ट वाला देखो, ट्रांजिस्टर हम कौन सा काम लेते हैं? कॉमन एमिटर। कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर होता है वो इनपुट और आउटपुट के बीच फेज अंतराल कितना देता है? तो आप कहोगे 180 डिग्री फेज अंतराल देता है। 180 डिग्री का फेज अंतराल मैंने आपको पहले भी लिखा था। कॉमन कलेक्टर और कॉमन कलेक्टर तथा कॉमन बेस है वो 0 डिग्री फेज अंतराल देता है, लेकिन कॉमन एमिटर है वो आपको 180 डिग्री का फेज अंतराल देता है। क्लियर है? और गेन हमारे पास क्या होता है? उच्च होता है। खेमचंद रीजनिंग की क्लास किस में आएगी भाई? ऐसा कौन सा बैच है जिसमें पूरा बैच तो अलग बनाना पड़ेगा ना? CITS के हिसाब से हमने कोई बैच बनाया नहीं अभी, आई थिंक। दोपहर में नींद है, आपकी नींद की चिंता करें अब, हैं? क्या बात करते हो? चलो भाई फटाफट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। मैं एक एक चीज आपको बताता जाऊंगा। थोड़ा सा एम्पलीफायर और ऑसिलेटर दोनों टॉपिक ना टफ है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैं एक एक चीज बताता जाऊंगा, ठीक है? अब देखना मेरी बात को कि यहां से हम देते हैं इनपुट। चीज पढ़ूंगा अभी पूरी। इनपुट है, ये हमारे पास एक पाथ होता है जिसे कहते हैं फॉरवर्ड पाथ। पता नहीं किसका कारण, दूसरा फॉरवर्ड पाथ, ठीक है? एक हमारे पास और पाथ होता है जिसका नाम होता है फीडबैक पाथ। मुझे दो भाई, ध्यान से देखो। हाँ जी सर, पास में मशीन की साउंड आ रही है। मशीन तो लगी हुई है भाई। इनपुट, फॉरवर्ड पाथ और फीडबैक पाथ,
ठीक है। अब देखो कि यहाँ पर फीडबैक पाथ दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है यहाँ प्लस आता है, एक आता है माइनस। ये पूरा होता है, ये फॉरवर्ड पाथ होता है, ये फीडबैक पाथ होता है। फीडबैक के आधार पर ही वर्गीकरण होता है कि ये किस प्रकार। आवाज मशीन की आप रोक सकते हो क्या? मतलब आप जानते हो कि आज ये प्रैक्टिकल करोगे, पहले तो ये बताओ। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं, ये अब क्लिक स्टार्ट हुए हैं। क्या हुआ? वापस करो स्टार्ट। क्या? नहीं, यहाँ कहाँ, पहले वो माइक कहाँ गया? भाई यार, ये तो माइक कहाँ गया? माइक कहाँ गया? पूरे ही हटा दिया उसको। कहाँ से हटाया? यहाँ से हटाया? अपना आप से हटा। अपना आप से ऐसे कैसे हट गया? कर दिया भाई, रेतन 100 का करिए, मार दो। कैसे जवाब दूं भाई मैं? ये थोड़ा ध्यान रखना भाई। उनको बच गया हूँ। चलो भाई, अब ठीक हो गया। आप बताओ फटाफट बचाओ, ओके है कि नहीं है? आपको तो क्या है, कोई काम बताओ और काम का नाश करो। आपको मशीन की आवाज़ बंद करानी थी तो आपने कहा कि पूरी पापा काट देते हैं। फिर क्या आप, मैं गुस्सा नहीं करूं, क्या करूं मैं फिर? चलो ठीक है। पानी की बोतल तो दो। हमारे पास एक है इनपुट, इधर होता है आउटपुट। ये होता है हमारे पास फॉरवर्ड पाथ, और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है भाई? फीडबैक पाथ होता है। तो एक हमारे पास फॉरवर्ड पाथ है, दूसरा फीडबैक पाथ है। खेमचंद, आपको 2 दिन से तो कह दिया ना 19 तारीख से आएगी सोनी सर वाली क्लास है।
19 के 9 तारीख से 9 जून से बता तो रखा है। अब इस प्रकार कोई कमेंट नहीं करें भाई, ध्यान रखें। फॉरवर्ड पाथ है तो ये फॉरवर्ड पाथ है और ये है फीडबैक पाथ। लेकिन हमारे पास एम्पलीफायर का वर्गीकरण फीडबैक आधार पर करेंगे। एम्पलीफायर का आधार किस पर करेंगे? फीडबैक आधार पर करेंगे। तो आप देखोगे, एक मिनट समझो भाई ध्यान से। हाँ चलो मैं वापस समझाता हूँ इसको, ठीक है। ये हो गया फॉरवर्ड पाथ, फीडबैक पाथ, प्लस और माइनस का आधार पर वर्गीकरण होगा। फीडबैक हमारे पास होता है दो प्रकार का। अब देखना भाई ध्यान से, फीडबैक दो प्रकार का होता है। एक पॉजिटिव फीडबैक होता है, दूसरा हमारे पास नेगेटिव फीडबैक होता है। तो ध्यान से देखना, एक तो फीडबैक होगा पॉजिटिव, जिसको आप हिंदी में बोलोगे धनात्मक फीडबैक। धनात्मक फीडबैक, ठीक है। जो पॉजिटिव फीडबैक या धनात्मक फीडबैक है, इसका उपयोग कहाँ करोगे? तो आप कहोगे इसका उपयोग करते हैं दोलित्र में, दोलन के लिए उपयोग होता है। दोलन के लिए, दोलन के लिए आपके पास जो प्रयोग में लिए जाते युक्ति, उसे आप क्या कहते हो? तो आप कहते हो दोलित्र कहते हैं। दोलन के लिए उपयोग की ली जाने वाली युक्ति को आप क्या कहते हो? दोलित्र करो। दोलित्र है वो क्या करेगा? दोलन करेगा। और दोलन करने के लिए फेज अंतराल यदि आपसे पूछ लें कि भाई फेज अंतराल कितना चाहिए, तो आप कहोगे दोलन करने के लिए फेज अंतराल चाहिए 0 डिग्री या 360 डिग्री। 0 डिग्री या 360 डिग्री, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक होता है हमारे पास ऋणात्मक फीडबैक। ऋणात्मक फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक ये क्या कार्य करते हैं? तो आप कहोगे जो हमारे पास ऋणात्मक फीडबैक है ये प्रवर्धक का कार्य करते हैं। क्या हो गया? ये हमारे पास क्या कार्य करेंगे? प्रवर्धक का कार्य करेंगे। ये हमारे पास किसका कार्य करेंगे? तो आप कहेंगे प्रवर्धक कार्य करेंगे। प्रवर्धक का काम क्या होता है? गेन को बढ़ाना। गेन को बढ़ाना। गेन को बढ़ाएंगे तो हमारे पास इसके लिए फेज अंतराल कितना चाहिए? तो आप कहोगे यहां फेज अंतराल 180 डिग्री का। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। क्लियर है? तो ये आप सिंपल सी चीजें ध्यान रखना, ठीक है। वैसे एक आप ध्यान ये भी रखना कि जो केवल ओपन लूप सिस्टम होता है ना, उसमें केवल फॉरवर्ड पाथ ही होता है। जिसमें केवल फॉरवर्ड पाथ है वो हमारे पास कौन सा सिस्टम कहलाएगा? तो आप कहोगे ओपन लूप सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो क्लोज लूप सिस्टम है, क्लोज लूप सिस्टम है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? तो आप कहोगे फॉरवर्ड पाथ प्लस फीडबैक पाथ। तो ये दोनों मिल जाता तो ये कौन सा होता है? क्लोज लूप। ये क्लोज लूप ये नहीं होता, केवल सीधा होता तो आप क्या कहते हैं? ओपन लूप सिस्टम। ये दो प्रकार का हमारे पास सिस्टम होता है। अब आपका यहाँ वर्ड आता है गेन बढ़ाना। गेन के बारे में वैसे तो मैं बता चुका हूं पहले ही। गेन बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे सर आउटपुट बटा इनपुट। आउटपुट बटा इनपुट क्या कहलाता है? गेन कहलाता है। आउटपुट बटा इनपुट हमारे पास क्या कहलाता है? गेन कहलाता है, ठीक है। चलो
फटाफट से इसको नोट करो। फटाफट से नोट करो भाई। चलो हो गए भाई सब बच्चों के। बहुत बढ़िया भाई। तो हमारे पास देखो ये है इनपुट, यहाँ से ये फॉरवर्ड पाथ है, सीधा आउटपुट आ जाता तो ओपन लूप सिस्टम था। लेकिन हमारे पास देखो आउटपुट से यदि वापस फीडबैक जा रहा है तो ये हमारे पास क्लोज लूप सिस्टम है। फॉरवर्ड प्लस फीडबैक ले रहे हैं, वो कौन सा सिस्टम है? क्लोज लूप सिस्टम कहलाता है। क्लियर है? तो यहाँ फीडबैक के आधार पर वर्गीकरण होता है कि किस प्रकार से कार्य पूरा होगा। तो यदि फीडबैक हमारे पास पॉजिटिव है, धनात्मक फीडबैक है, तो ये दोलित्र या दोलन में काम आता है, क्योंकि दोलन के लिए फेज अंतराल चाहिए 0 से 360 डिग्री। जबकि हमारे पास नेगेटिव फीडबैक या ऋणात्मक फीडबैक है, वो हमारे पास प्रवर्धक का कार्य करेगा, और जो प्रवर्धक का कार्य करेगा उसका फेज अंतराल होगा वो 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर ये गेन को बढ़ाने का कार्य करेगा। ठीक है, तो ये बढ़ाने को कार्य करेगा। चलो, तो ये हमारे पास दोलित्र और पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक के बारे में क्लियर है। ठीक है, फटाफट इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर असल में फीडबैक का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैंने आपको पढ़ाया पूरा,
फिर मैं आपसे पूछूं कि मैंने आपको कैसे पढ़ाया, तो जो आप मुझे बताओगे कि सर आपने ऐसे ऐसे पढ़ाया, तो जिस चीज़ को इनपुट हुआ, इनपुट देने बाद पूरा प्रोसेस हुआ, जो प्रोसेस के बाद में जो आउटपुट आ रहा है, तो बता रहे हो कि आउटपुट कैसा है, उनको इनपुट के साथ तुलना करवा रहे हो कि भाई जैसा इनपुट दिया वैसा आउटपुट है कि नहीं है। ये तुलना करवाना क्या हुआ, फीडबैक हुआ। क्लियर है, ये तुलना करवाना ही फीडबैक है। कंप्यूटर की जल्दी स्टार्ट कर देंगे भाई। चलो चलो ठीक है। नेक्स्ट आता है अगला भाग। अगला हमारे पास जो फॉरवर्ड और फीडबैक पाथ होता है ना, इसको ध्यान से देखना। जो पॉजिटिव फीडबैक होता है, यानी कि जो धनात्मक फीडबैक होता है, उसमें गेन क्या होता है। जो धनात्मक फीडबैक होता है उसमें गेन क्या होता है, तो आप कहोगे सर धनात्मक फीडबैक में गेन होता है A/1 माइनस ए बीटा, जहां ए है फॉरवर्ड पाथ और बीटा जो है वो हमारे पास क्या है, फीडबैक पाथ। बीटा हमारे पास क्या है, फीडबैक पाथ। पॉजिटिव फीडबैक हो गया। दूसरा हमारे पास आ गया नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक यानी कि गेन है। गेन में हमारे पास A/1 प्लस ए बीटा है। A/1 प्लस ए बीटा है, और ये हमारे पास कौन सा फीडबैक है, तो आप कहोगे नेगेटिव फीडबैक है। ठीक है, ए फॉरवर्ड पास होता है, बीटा हमारे पास फीडबैक पाथ होता है, ये ध्यान रखना। क्लियर है। अब एक सवाल आता है कि प्रवर्धक का व्युत्क्रम क्या होता है। प्रवर्धक तो वो होता है जो आयाम को बढ़ाता है। इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो ध्यान रखना, इसका व्युत्क्रम होता है एट्यूनेटर। एट्यूनेटर एट्यूनेटर होता है इसका व्युत्क्रम। ये क्या करता है, आयाम को घटा देता है। मैं जितना बोल रहा हूँ इसमें नॉइज क्रिएट कर देगा, पूरी आवाज़ सुनने नहीं देगा। यदि मैं बोल रहा हूँ साफ साफ लेकिन बहुत सारी नॉइज आएगी, शोर शराबा ज़्यादा हो जाएगा, मेरी आवाज़ पूरी नहीं पहुँच पाएगी, तो ये एट्यूनेशन कहलाता है। तो ये जो एट्यूनेटर है ना, तो एट्यूनेटर है वो हमारे पास आयाम को घटाता है, तो ये आयाम को घटाने का काम करता है। ठीक है, स्प्लिंग देख लेना, एट्यूनेटर की गड़बड़ हो सकती है। स्प्लिंग का थोड़ा सा मुझे डाउट है। ATTENUA एटेन्यूएटर। एटेन्यूएटर, एक मिनट में वापस लिखता हूँ। अब की बार एटेन्यूएटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आयाम को घटाने का काम करे, ये इसका व्युत्क्रम कहलाता है। क्लियर है। तो एटेन्यूएटर व्युत्क्रम आयाम क्यों घटाएगा, तो आप कहोगे सर नॉइज के कारण। लंबी दूरी के कारण। यही कारण होता है, नॉइज के कारण या लंबी दूरी के कारण। फटाफट नोट करो, फिर मैं एम्पलीफायर में पावर एम्पलीफायर का वर्गीकरण करा रहा हूँ, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना। एक बार दोलन, 2 लीटर बता दो। दोलन पूरा टॉपिक करूँगा ना, एक बार क्या बताऊँगा, पूरा बताऊँगा। बस यहाँ तो यह देख लो, पॉजिटिव फीडबैक दोलन में होता है, दोलन तो पूरा बताऊँगा। हिंदी में क्या होगा भाई, पता नहीं हिंदी में एट्यूनेटर को क्या कहते हैं, मुझे नाम ही मालूम नहीं है हिंदी में इसका। सवाल आया था वहीं इंग्लिश में लिखा हुआ था ये, और आपकी किताब में तो लिखा हुआ है भी नहीं, तो इसलिए ये इंग्लिश में नाम ध्यान रखना भाई।
भी फाइनल लिस्ट में सिलेक्ट हो गए हैं डीएसपी के पोस्ट पर। बहुत बढ़िया भाई जीसन, ये तो गुड न्यूज़ है। आपके मामा जी बीपीएससी में सिलेक्ट हो गए तो बहुत अच्छी बात है। किसका यूज कहाँ होता है? एम्पलीफायर का स्टार्टिंग बता दिया था। है भाई, एम्पलीफायर का तो स्टार्टिंग बता दिया ना, यूज कहाँ होता है। लंबी दूरी के कारण लिखा हुआ था नीचे। मैं आप सबके कमेंट देख रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे सामने होते तो पिटते। पता नहीं क्या क्या सवाल है, क्या क्या चीजें चल रही है। आप क्लास में बैठे हो, ये भी नहीं मालूम क्लास में कैसा होता है, क्या मामला होता है। एट्यूनेटर को युक्ति है क्या? ये अच्छा सवाल है। एट्यूनेटर युक्ति भी हो सकती है और एट्यूनेशन गुण भी होता है। एट्यूनेटर होती है ना वो युक्ति होती है, एट्यूनेशन होता है वो गुण होता है। एट्यूनेटर युक्ति ऐसे है कि भाई जैसे मान लो कि आपने कोई युक्ति लगा कर प्रैक्टिकल करने के लिए चेक किया कि भाई ये दूरी, ये हमारे पास वॉइस या आवाज़ कैसे जाएगी, सिग्नल कैसा जाएगा। तो जिस युक्ति के द्वारा आपने नॉइज क्रिएट करा के सिग्नल को चेक किया, 5 dB एट्यूनेशन दिया, 10 dB दिया, तो वो युक्ति है। एट्यूनेशन कह देते हैं ना, ये एक गुण होता है, ये होता है। एक बच्चा पूछ रहा है यूजेटी नहीं करे, अरे यूजेटी आने तो दो। मैं इस सवाल का क्या उत्तर दूं अभी यूजेटी का? बीच में कह रहा है सर 2 लीटर क्या होता है, तो 2 लीटर तो मैं पूरा पढ़ूंगा ना। तो इतने में आ गया कि सर एम्पलीफायर और 2 लीटर में अंतर क्या है। एक अंतर तो बता दिया, फीडबैक, जो अभी तक काम आया। बाकी तो एम्पलीफायर पहले पढ़ोगे फिर 2 लीटर पढ़ोगे तो अंतर पता चलेगा ना। क्लास में हो आप यूट्यूब पे नहीं है, ये ध्यान से देखें। मैं क्लास की तरह पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब की तरह नहीं। यूट्यूब में ऐसी चीज़ें नहीं बताता कभी भी मैं, इतनी बताई कभी परीक्षा में आई नहीं। एटीनेशन आया, ये आया, सवाल सवाल करा दूंगा मैं, यह पूरी चीज़ बताऊंगा। सर आपको गुस्सा बहुत जल्दी, अत्यधिक जल्दी, हाई लेवल पर रहता है मेरा। चलो अब देखो, मैं किसी विद्यार्थी को क्यों यार ब्लॉग वगैरह करूं, बस आप समझ लो क्लास का थोड़ा मैं तो सही रखो। मैं क्या है कि मुझे क्लास में थोड़ी सी डिसिप्लिन ज़्यादा चाहिए होता है। सवाल आता है ना तो जेन्युइन सवाल आराम से पढ़ लेते हैं। इन फर्जी कमेंट के चक्कर में जेन्युइन सवाल चला जाता है। दिक्कत ये है, और दिक्कत नहीं है। गुस्सा इसलिए आता है, मैं सवाल सारा लेना चाहता हूँ कि जो आपका जेन्युइन सवाल हो, लेकिन बीच में अलग अलग तरह की चीज़ें आएगी तो मैं कैसे लूँगा, है ना। चलो अब देखो ध्यान से, क्लास में आ जाओ वापस, कहीं इधर उधर नहीं जाना है। पावर एम्पलीफायर का वर्गीकरण। टफ चैप्टर हम जानते हैं, ये चैप्टर टफ है इसलिए पहले बता देते हैं, लेकिन इस अब जब टफ चैप्टर उसमें बातें नहीं होगी तो आप आराम से समझ पाओगे थोड़ा बहुत, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना इसको। पहला, सबसे पहला हमारे पास है क्लास ए एम्पलीफायर। क्लास ए एम्पलीफायर
तो सबसे पहली बात है कि क्लास ए एम्पलीफायर होता क्या है। तो आप देखना, क्लास ए एम्पलीफायर एम्पलीफायर को क्लास ए बी और सी में बांटा गया है। तो जो क्लास ए एम्पलीफायर होती है, इसकी दक्षता होती है 25% से लेके, सारी चीज़ें बताऊंगा जो परीक्षा में पूछी जाती है, 25% से लेके 50% तक। अब आप कहोगे यहाँ कई क्या है कि ये ना आप एडवांस टॉपिक होते हैं, तो बहुत सारे नाम नए आएंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। 25% कब होता है? जब ट्रांजिस्टर में डायरेक्ट कपलिंग होती है। ये कब होती है ये पूछ लें। डायरेक्ट कपलिंग, डायरेक्ट युग्मन, कपलिंग को कहते हैं युग्मन, ठीक है। और 50% कैसे होती है? कपलिंग मतलब दो चीज़ों को जोड़ना। शादी का बंधन होता है तो वो भी कपलिंग ही है। ट्रैक्टर में ट्रॉली जोड़ते हैं ना, वो भी कपलिंग ही है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट युग्मन 50% होता है, तो वो होता है ट्रांसफॉर्मर युग्मन। ट्रांसफॉर्मर युग्मन होता है ना, तो हमारे पास दक्षता क्या होती है इसकी? 50% तक पहुंचती है। नहीं तो इसकी डायरेक्ट कपलिंग में दक्षता कितने परसेंट होती है? तो आप कहोगे 25% होती है। इसमें विरूपण सबसे कम होता है। विरूपण यानी कि डिस्टोर्शन। इसमें डिस्टोर्शन है वो सबसे कम होता है। देखो ये टॉपिक कैसे रहेगा ना, ये हमारे टेक्निकल टॉपिक के बीच में ज़्यादा बातें नहीं, गणित होती तो कोई इतनी भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी कर लेते हैं, लेकिन टेक्निकल में विशेष रूप से आपको देखना पड़ेगा। तो विरूपण डिस्टोर्शन यानी कि विरूपण डिस्टोर्शन क्या होगा? हमारे पास सबसे कम होगा। अब आता है कि इसमें जो साइकिल या चक्कर होता है वो कितने डिग्री का होता है। ध्यान रखना, इसमें साइकिल कह दो या चक्र कह दो, जो पूरा वेव फॉर्म चलती है ना, वो 0 डिग्री से 360 डिग्री चलती है। एक इसमें और सवाल आता है डीसी लाइन का, क्यू पॉइंट का। ये हमारे पास वोल्टेज होता है, ये हमारे पास होती है धारा, ये हमारे पास होती है डीसी लोड लाइन। क्या होती है? डीसी लोड लाइन। डीसी लोड लाइन। अब इस डीसी लोड लाइन के ऊपर क्यू पॉइंट होता है। डीसी लोड लाइन के ऊपर क्या होता है? क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट यहां बराबर बीचों बीच है। बस इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। क्यू पॉइंट की फुल फॉर्म होती है क्यूसेंट पॉइंट। क्यू का पूरा नाम क्या रहता है? CENT, क्यूसेंट पॉइंट। क्यूसेंट पॉइंट मध्यम होता है, बस ये ध्यान रखना। इतना सा देखना, क्योंकि आपके पास एम्पलीफायर को ऑलरेडी आपके काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफायर है, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो आगे चीज़ें आती जाएगी। एम्पलीफायर बहुत बड़ा टॉपिक होता है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लिखा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से लिखना भाई, ठीक है ना। क्यू पॉइंट डीसी लोड लाइन के मध्य में होती है। डीसी लोड लाइन के मध्य में होती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, क्लास ए एम्पलीफायर की एक तो आपको दक्षता पूछी जा रही है, तो क्या बताओगे? 25% से 50%। विरूपण क्या होगा? सबसे कम। चक्कर कितना का निकालेगा? 0 से 360 डिग्री। और क्यू पॉइंट डीसी लोड लाइन के क्या होगी? तो आप कहोगे बराबर मध्य में होगी। बस इतनी सी बात का ध्यान रखना, ठीक है। इतनी सी बात का ध्यान रखना, तो फटाफट इस चीज़ को आप नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। जल्दी से करो नोट, फिर हम अगला करेंगे क्लास बी एम्पलीफायर। एक एक एम्पलीफायर को पढ़ते चलेंगे आराम से, ध्यान से। हेमंत कुमार डैम रोड, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। निश्चित रूप से आपसे टेक्निकल हेल्पर में जयपुर डिस्को में आप जल्दी से नौकरी लगे। टेक्निकल हेल्पर की भर्ती आते ही हमारा आशीर्वाद आपके साथ है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके उज्जवल भविष्य रहे और जीवन बड़े शानदार तरीके से जिए। फटाफट इसको नोट करो। ये हमारे पास है क्लास ए एम्पलीफायर यानी क्लास ए प्रवर्धक। चलो हो गया। क्लास ए एम्पलीफायर लिख लिया कि नहीं लिखा, पहले ये बताओ भाई। चलो हो गया। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट अगला, बिल्कुल आपने लिख लिया होगा। अगला आता है क्लास बी एम्पलीफायर। दूसरा क्या है अभी हमारे पास? क्लास बी प्रवर्धक लिखो या एम्पलीफायर लिखो, बात एक ही है। ध्यान से देखना, यहां पर चीजें आपके पास सबसे ज्यादा है जो परीक्षा वाला पूछता है। सबसे पहली बात आपको पूछता है कि इसकी दक्षता कितनी है, तो ये ध्यान रखना 78.5% होती है इसकी दक्षता। इसकी दक्षता कितनी होती है? तो आपके 78.5% होती है। अच्छा, अब मुझे बताओ इसका विरूपण क्या है? इसका विरूपण या डिस्टोर्शन क्या है? तो इसका डिस्टोर्शन क्लास ए की तुलना में क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका विरूपण क्लास ए की तुलना में अधिक होता है। इसका विरूपण क्या होगा? तो आपको इसका विरूपण क्लास ए की तुलना में क्या होगा? हमारे पास ज्यादा होगा। यहाँ इसकी साइकिल या चक्र कितना होगा? तो आप कहोगे सर इसकी साइकिल या चक्र, ये भी ध्यान रखना, ये 0 डिग्री से 180 डिग्री होता है। और लास्ट पॉइंट होता है क्यू पॉइंट के लिए। इसमें क्यू पॉइंट का मान क्या होता है? कट ऑफ लाइन के ऊपर होता है। संतृप्त लाइन कहते हैं या कट ऑफ लाइन होती है ना, उसके लास्ट पॉइंट पर होता है। तो जैसे मान लो, क्या लिखेंगे इसको, ऐसे देखो, ये है ये आता है क्यू पॉइंट। तो लिखो इसमें क्यू पॉइंट डीसी लोड लाइन के संतृप्त या कट ऑफ लाइन पर होता है। कट ऑफ लाइन पर होता है संतृप्त या कट ऑफ लाइन के ऊपर होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है? क्यू पॉइंट होता है। इसके बाद एक आता है क्लास ए बी एम्पलीफायर। क्लास ए बी एम्पलीफायर। तो सबसे पहली बात है, क्लास ए एम्पलीफायर है, क्लास बी एम्पलीफायर है, तो ए बी का उपयोग क्यों लिया जाता है? क्योंकि क्लास बी में 0 से 180 डिग्री आता है। इस कारण यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है जिसे कहते हैं क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन। उसको दूर करने के लिए इसको प्रयोग में लिया जाता है।
क्लास बी में होने वाली क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लास बी में होने वाली क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसकी दक्षता क्या होती है? ए बी नाम है तो ए और बी के बीच की दक्षता आएगी 50% से 78.5% के बीच में। और क्यू पॉइंट के बारे में कहोगे तो क्यू पॉइंट ये देख लीजिए, ए और बी का है तो ए और बी के बीच में आएगा। ये देखो यहां पर है, तो आप देखते हो कि भाई हमारे पास यहां पर किसका आता है, तो आप कहते हैं सर क्लास ए का। यहां पर किसका आता है? क्लास बी का। और यहां कहीं पर आया है तो वो हमारे पास क्लास ए बी का, दोनों के बीच में। क्लास ए और दोनों बी के जो पॉइंट आता है ना, क्यू पॉइंट, उनके बीच में आता है तो वो क्लास ए बी के अंदर माना जाता है। ठीक है, हाँ दिन दिया ले सकते हो भाई, लो क्लास ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। करो भाई, नोट करो इसको। नहीं भाई, 35 से 50 नहीं होती है। वो तो क्लास ए के बारे में होता है कि एक आध जगह वो सवाल आया था क्लास ए की क्या है दक्षता, उसने 35 से 50 दिया था, तो ऑप्शन के आधार पर था। 25% कब होती है, 50% कब होती है, वो मैंने पूरा आपको बता दिया है। वो तो ऑप्शन के हिसाब से था। विरूपण को आम भाषा में ऐसे समझते हैं कि आपने यहाँ से जो सिग्नल भेजा है, या आम भाषा में ये समझ लो, जो आपने सामग्री एक व्यक्ति को दूसरे आदमी को भेजी है, उसमें बिना कोई खरोंच हुए पूरी पूरी सही पहुंच जाती तो आपको विरूपण कम हुआ। यदि उसमें तोड़ भाग ज्यादा हो जाती तो आपको विरूपण ज्यादा हुआ। ये ध्यान रखना। ठीक है, तो विरूपण एक तरीके से ये समझ लो सिग्नल में होने वाली विकृति। हाँ जी, क्लास सी है, विरूपण हो गया एक तरीके से क्लास सी में होने वाली विकृति। अभी मैं लिखा दूंगा, ठीक है ना। ऐप का अपडेट भाई थोड़ा रुक गया है क्योंकि उसमें कुछ चेक कर रहे थे कल, तो चैट बॉक्स में तो ऑप्शन आ गए थे और बन गए थे, लेकिन वीडियो में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी। वहाँ पर लाइव होने के बाद वो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, वहाँ पर दिक्कत ही आ रही थी। बाकी ऑप्शन बाकी सब ऐड हो गए, तो लाइव होने के बाद में रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, ये प्रॉब्लम आ रही थी, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये था मामला।
ठीक है। अगला देखो, क्यू पॉइंट क्यूसेंट पॉइंट होता है जो डीसी लोड लाइन पर लोड को निर्धारित करता है। ठीक है। अगला नेक्स्ट है, आज का ये अंतिम ही है वैसे, क्लास सी एम्पलीफायर। क्लास सी एम्पलीफायर, ठीक है, ध्यान से देखना। क्लास सी एम्पलीफायर होता ना, इसकी जो दक्षता है वो 90% होती है। दक्षता कितनी होती है? 90%। इसमें विरूपण सबसे अधिक होता है, विरूपण सबसे ज्यादा होता है। विरूपण का मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया था, सिग्नल में होने वाली विकृति। सिग्नल में होने वाली विकृति क्या कहलाती है भाई? विरूपण कहलाती है। ठीक है। और तीसरा इसमें आता है कि सर इसका चक्कर कितना होता है या साइकिल कितनी होती है, तो ये होता है 0 से 180 डिग्री से कम। 0 से 180 डिग्री होता है तो, लेकिन ये 180 डिग्री से थोड़ा सा कम होता है। और इसका एक क्यू पॉइंट का मामला ये ध्यान रखना, इसका जो क्यू पॉइंट होता है ना वो यहाँ होता है। क्यू पॉइंट यहाँ होता है तो आप क्या लिखोगे? इसका क्यू पॉइंट कहाँ है? कट ऑफ क्षेत्र में। इसमें जो क्यू पॉइंट है कट ऑफ क्षेत्र में। इसका क्यू पॉइंट किस में भाई? तो आप कहोगे साहब इसका क्यू पॉइंट है वो कट ऑफ क्षेत्र में। तो दक्षता कितनी है? तो आप कहोगे दक्षता इसकी 90%। विरूपण इसमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। चक्कर क्या होता है? 0 से 180 डिग्री के बीच में। क्यू पॉइंट क्या है? तो ये कट ऑफ क्षेत्र में है क्यू पॉइंट। क्लियर है? तो ये है मामला। चलो हाँ वो भी करेंगे भाई, मैं ऐसे नहीं। चलो तो ये है, हमने आज पढ़ा है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी एम्पलीफायर, सॉरी क्लास सी एम्पलीफायर, क्लास ए बी एम्पलीफायर के बारे में। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पुश पुल एम्पलीफायर, कैस्केड एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इन सब के बारे में अगली क्लास के अंदर हम देखेंगे। तो अगली क्लास के अंदर एम्पलीफायर का वर्गीकरण पूरा हो जाएगा, एम्पलीफायर का भाग पूरा हो जाएगा और उसके बाद ऑसिलेटर शुरू करेंगे। थोड़ा सा टिपिकल पोर्शन है, मैं समझता हूँ एम्पलीफायर और ऑसिलेटर दोनों ही टिपिकल है, लेकिन उसके बाद में वापस आगे सीआरओ आएगा, थोड़ा सा इजी पड़ेगा। सीआरओ हुआ, पीसीबी को भी थोड़ी इजी हो जाएगी, इजी कर देंगे। आईसी है, अब पढ़ोगे सारी चीज़ें नहीं आपको, तो आगे जो नाम सुना आएगा ना वो आएगा एससीआर, और उसकी भी केवल फुल फॉर्म ही आती है आपको, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। अब जो ना, अब आप जितना भी पढ़ रहे हो ना एडवांस भाग पढ़ रहे हो, इसलिए थोड़ा सा तसल्ली रखना, क्योंकि सीखने के लिए, एडवांस भाग सीखने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा हिम्मत भी चाहिए और मेहनत भी ज़्यादा चाहिए। तो हिम्मत और मेहनत करना। चलो ठीक है। कट ऑफ क्षेत्र में है, नहीं कट ऑफ क्षेत्र से नीचे है ये, कट ऑफ क्षेत्र के बिंदु, कट ऑफ क्षेत्र से नीचे, कट ऑफ बिंदु से नीचे। सही तो है, कट ऑफ क्षेत्र में है। कट ऑफ क्षेत्र में है का मतलब कट ऑफ बिंदु से तो नीचे ही है ना, ये सारा क्षेत्र तो कट ऑफ क्षेत्र ही कहलाता है। एक ही तो बात हुई कि कट ऑफ क्षेत्र से नीचे कर दो, कट ऑफ बिंदु से नीचे कर दो। ठीक है, ओके। चलो, जो भी क्लास होती है किसी को भी पूछने की आवश्यकता नहीं है, हमने इतना अच्छे से शेड्यूल बना दिया है। क्लास शेड्यूल वहाँ लिखा हुआ है आपके ऊपर, उसमें देखिए क्या शेड्यूल लिखा है, उसी शेड्यूल पर क्लास होती है। और उसके बावजूद आप बार बार पूछ रहे हो तो क्या वो शेड्यूल पढ़ना नहीं आता आपको? सिंपल तरीके से शेड्यूल लिख दिया है तो उसी शेड्यूल पर ही क्लास चलेगी।
इससे ज़्यादा अच्छा क्या समझें बताइए आप। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।